नमस्कार, नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। चाहे गांव की सुबह हो या फिर शहर की गलियां, गौरैया की चहचहाट हर तरफ गूंजती थी। वो नन्ही सी चिड़िया जो बिना बुलाए ही सबको अपनी लगती थी। खिड़की की मुंडेर पर, छत की मुंडेर पर या फिर पेड़ों की डालियों पर, हर जगह उसकी मौजूदगी से जैसे ज़िंदगी में एक प्यारी सी ताजगी घुल जाती थी। लेकिन अफसोस, अब वो नज़ारा बहुत कम दिखता है। कभी बहुतायत में दिखने वाली हमारी प्यारी गौरैया अब कई जगहों पर गायब हो चुकी है। असल में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण, कंक्रीट के जंगल और आधुनिक इमारतों ने इनके घोंसले बनाने की जगह छीन ली है। ऊपर से रासायनिक कीटनाशकों, नई खेती की तकनीकों और प्रदूषण ने इनके खाने यानी बीजों और कीटों की संख्या भी घटा दी है। इतना ही नहीं, मोबाइल टावरों की तरंगें भी इनके लिए एक बड़ा ख़तरा बताई गई है। गौरैया, जिसे अंग्रेज़ी में कॉमन हाउस स्पैरो कहा जाता है, दुनिया के लगभग हर कोने में पाई जाती थी। लेकिन अब इसकी घटती संख्या हमें एक बड़ा संदेश दे रही है। अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां शायद सिर्फ किताबों में ही गौरैया को देख पाएंगी। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद ख़ास मेहमान। बृजलाल जी, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं आनंद प्रकाश जी, आप पक्षी विशेषज्ञ हैं और गौरैया पर खासा काम भी किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत स्टूडियो में। बृजलाल जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, चूँकि एक लंबा अनुभव आपका रहा है। आप देश के फॉरेस्ट सर्विस के भी अधिकारी रहे हैं, उसके बाद पुलिस सेवा में आप गए। एक स्वर्णिम कार्यकाल के तौर पर आपको राज्य और देश जानता है। नेचर के प्रेम की अगर मैं बात करूँ तो ये किस तरीके से शुरुआत हुई, और ख़ासकर इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जो संकट में है हमारी प्यारी गौरैया, इसकी मूल वजह आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा बचपन ही गौरैया में बीता है जी। मैं गांव का रहने वाला हूं, सिद्धार्थनगर ज़िला। मेरा गांव है सिद्धार्थनगर में गुजरौलिया खालसा, जो नेपाल की सीमा पर है। तो मैंने बचपन से गौरैया देखा है, गौरैयों की चहचहाट सुना है। तो मेरा कच्चा मकान था, खपरेल का मकान था, जिसमें गौरैया रहती थी। और जब धान आंगन में डाला जाता था, खासकर पाल बॉयल्ड राइस, जिसको उसना चावल कहते हैं, जी जी, डाला जाता था, तो माँ कहती थी थोड़ा बैठ जाओ, नहीं गौरैया ज़्यादा खा जाएंगी। लेकिन गौरैया के प्रति इतना प्रेम था कि जब बरसात का सीज़न आता था जी, तो बरसात के सीज़न में तराई एरिया था, अब तो पानी बरस रहा है, तो माँ कहती थी देखो गौरैया बैठी है, भूखी रह जाएगी, इसलिए ला करके इसको पका हुआ चावल डाल दो। जी। अभी इस समय हमारे यहाँ धान कटने का समय है, तो धान जब कटता था तो उसकी बालियाँ जो हैं, मैंने कुछ फ़ोटो भी आपको भेजे हैं जी, तो उस बालियों को एक बढ़िया बना करके डिज़ाइन, उसको हम स्थानीय भाषा में सिधरी कहते थे। आज भी मेरे यहाँ भी सिधरी बन के आ गई गांव से, तो बरामदे में टांग देते थे। एक तो खूबसूरत लगता है, और दूसरे गौरैया उस पर लटक लटक करके जी जी, उस पर लटकती है, और उसका जो बीक होता है कोनिकल, उसको दबाया, चावल खा लिया, भूसी नीचे गिर गया। तो मेरा बचपन ही गौरैया से बीता है। मेरे गांव के किनारे जंगल है, तो मेरा जो पर्यावरण के प्रति लगाव है, जो मैंने देखा है, वो मेरा अनुभव है, किताब से पढ़ा हुआ नहीं। अब आए गौरैया की घटती संख्या। गौरैया का एक बताना चाहूँगा, इसके पहले उस पर डिस्कस किया जाए कि चाइना ने उसका खामियाजा भुगता है। माओ से तुंग वहाँ से होते हैं, उनको कह लीजिए डिक्टेटर, चेयरमैन। उन्होंने 4 वो किया, लीफ फॉरवर्ड। बड़े जल्दी वो चीन की चाहते थे कि प्रगति हो, तो उन्होंने कहा ये 4 जो हैं वो दुश्मन हैं। उसमें कहा उन्होंने, एक तो मक्खी, दूसरा कहा मच्छर, दूसरा चूहा, और चौथा गौरैया। उनका साहब ये मच्छर मलेरिया फैलाता है, और जो मक्खी है हैजा, इस बीमारी फैलाती है, चूहा प्लेग भी फैलाता है और दाना खा जाता है, और गौरैया
उन्होंने कहा ये गौरैया जो है वो हमारे अनाज खा जाती है, इसलिए साहब उन्होंने ऑर्डर दिया इनको मार दिया जाए। अब चेयरमैन माओ से तुंग का ऑर्डर, वहाँ के लोग ड्रम लेकर के, स्टिक लेकर के निकल पड़े। और गौरैया बड़ी नाजुक चिड़िया है जी, एक बार उड़ेगी बैठेगी दोबारा उड़ नहीं पाएगी, और लोगों ने थोक में गौरैया मार डाले गए। जब गौरैया ख़त्म हो गई चीन से, तो वहाँ 59 to 61 हुआ ग्रेट फाइमीन ऑफ चाइना। कई कारण थे, लेकिन एक कारण जो सबसे बड़ी थी, गौरैया। गौरैया का भोजन है दाने, घास के दाने, अनाज, लेकिन मुख्य वो पसंद करती है कीड़े मकोड़े, मच्छर के लार्वा, और उसके जो चूजे होते हैं उसको तो वही खिलाती है। जी जी। तो जब गौरैया ख़त्म हुई तो कीट पतंगों की संख्या बढ़ गई, और जब कीट पतंगों की संख्या बढ़ गई तो उनकी फसलें चाइनीज की चट कर गई, और उसके बाद वहाँ फैमीन हुआ। उसके और भी रीज़न थे, और उस फैमीन करीब 1.5 से 2 करोड़ चाइनीज मारे गए 59 to 61। उसके बाद चीन को गौरैया रसिया से इंपोर्ट करना पड़ा, और तब जाके वहाँ की स्थिति सुधरी। तो इसलिए मैं इसलिए बताता हूँ इसकी सीरियसनेस। रीज़न क्या हुआ, हमारे खपरेल के मकान थे, हमारे छप्पर के मकान थे, गौरैया को नेचुरल वहाँ जगह मिल जाता था। दूसरा आपने कहा पेस्टिसाइड, गौरैया क्या खाती, कीड़ा। पेस्टिसाइड डाला, कीड़ा नीचे मर कर ड्रॉप हो गया, गौरैया ने खाया, बिसाला वो मर गई, या उन कीट पतंगों की संख्या कम हो गई जो ये नेचुरल तरीके से कंट्रोल करती थी। अब आज इनके सबसे बड़ी आवास की समस्या, तो चूंकि हम लोगों ने कंक्रीट का जंगल बना लिया, तो ये भी नहीं सोचा कि थोड़ी बहुत कहीं जगह छोड़ दिया जाए। अब केवल तरीका जो आप दिखा रहे हैं मेरे घर का है, लखनऊ का, जो आप देख रहे हैं घोंसले टंगे हुए, बिल्कुल। तो मैं चूंकि गांव का रहने वाला था, ठीक बात है, तो ये चीजें मैंने गौरैया को देखा था, इनकी घटती संख्या को देखा था, तब मैंने ये व्यवस्था की। और घर में आपके यहाँ गौरैया आएगी जरूर। जी जी। मैं मकान बना रहा था, 2011-12 की बात है, नीचे वाला बन चुका था, तब तक ये गौरैया का पैर होता है इनका, जो रंगीन वाला है वो नर है, और जो भूरे रंग की है वो मादा है। तो मैंने अपने, हमारे गनर थे असलम, हम कहे असलम तुरंत जाओ घोंसला लाओ, तब ये तो मैं बना नहीं सकता था लकड़ी वाला इतने जल्दी, तो जो मिट्टी का गोलक होता है उसको लाया, भिगोया, नीचे काटा और काट कर टांग दिया, और उसी दिन से हमारे यहाँ दाना रखा जाता है, उसमें बाजरा, काकुन, और हम खुदी कहते हैं अपनी भाषा में टूटा हुआ चावल। नहीं, हमने देखा कि संसद टीवी के दर्शक भी देख रहे हैं कि 50 से ज़्यादा घोंसले आपने, बिल्कुल 50 गोमती नगर लखनऊ के घर में बनाए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आप सुना रहे हैं सर। जैसे कि दूसरा मेहमान हमारे साथ में है आनंद जी, चूँकि आप भी पक्षी विशेषज्ञ तरीके से रहे हैं, और एक प्रेम है ख़ास तौर पर गौरैया को लेकर के प्रेम है। सर ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से अपने पूरे बचपन से लेकर जवानी और फिर इस अवस्था में जो इनका पर्यावरण और नेचर के प्रति, खासकर गौरैया के प्रति प्रेम है, उसको आपने सुना। तो आप के नज़रिए में मैं अगर पूछूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, इसका महत्व इकोसिस्टम को लेकर के गौरैया को क्या है, और भारत में अगर मैं आगमन की बात करूं गौरैया की, तो किस तरीके से इसका आगमन भारत में हुआ? भारत में इसका आगमन लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व इनका उद्गम माना जाता है मध्य पूर्व, जो ईरान, इराक और सीरिया है, इन देशों में हुआ था। खेती भी इसी समय शुरू हुई थी वहाँ पे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब से खेती शुरू हुई है, तब से गौरैया इंसानों के साथ बच गया, और तब से वो जैसे जैसे खेती का विस्तार हुआ, वैसे वैसे इनका भी विस्तार होता गया, और वो लगभग 8000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के थ्रू वो यहाँ पे आई, और वहाँ से फिर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गई। हमारे जितने गांव, कस्बे, शहर हैं, सब जगह। और इनका महत्व, सांस्कृतिक महत्व, इनका संस्कृति में हमारे बहुत महत्व है, और हमारे बचपन के यादों में बसी हुई हैं ये। हमारी दादी नानी जो कहानी कहती हैं, जो कविताएं या गीत हैं, उनमें इनका जिक्र आता है। ये घरों में हमारे बहुत ही शुभ चिड़िया मानी गई है, और ये जहाँ भी जाती हैं ये अपने साथ खुशहाली और अपनापन लेकर आती हैं। जी।
सर, जिस तरीके से आपने बताया कि खुशहाली और अपनापन लेके आती हैं, गौरैया हमें क्या सिखाती है एक तरीके से, क्योंकि आमतौर पे ये भारत की जो साझा संस्कृति है उसका प्रतीक मानी जाती हैं। जैसे तमिल में हम इसको एक अलग नाम से जानते हैं, उर्दू में अलग नाम से जानते हैं, हिंदी में मुझे चिड़िया कहा जाता है, तो अलग अलग तो उसको दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको अपने मन की बात में इसका जिक्र किया है कि ये अलग अलग भारत के सांस्कृतिक प्रतीक का परिचायक है, और आपकी तारीफ भी उन्होंने की है प्रधानमंत्री जी ने। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सही आपने कहा, गौरैया इसको कहा जाता है हाउस स्पैरो जी। हमारे यहाँ जो गौरैया आपने बताया आनंद जी ने, ये ज़्यादातर इसकी संख्या पहले शुरुआत जो हुई वो नॉर्थ अफ्रीका, एशिया और यूरोप में भी गौरैया है। केवल आप अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल छोड़ दीजिए तो पूरी दुनिया में गौरैया हैं। तो ये जो शुरुआत में रहा एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, अब तो पूरी दुनिया में ये फैल गई हैं। गौरैया हाउस स्पैरो इसलिए कहा जाता है कि ये इंसान के नज़दीक रहती है, हमारे घर में रहती है। जैसा मैं बता चुका हूँ, हमारे खपराइल और फूस के मकान, अगर आप घोंसला लगाएंगे और घर से अगर 15 मीटर दूर पेड़ है टांगोगे तो उसमें नहीं जाएगी, मजबूरी होगी जाने की, तब जाएंगे। रीज़न इसको जो मांसाहारी पक्षी हैं, कौवा, देन आपका ये छोटे वाले बाज होते हैं जिसको, तो उनसे नुकसान पहुंचाने का डर रहता है। तो इसलिए ये है हाउस स्पैरो, हमारे घर की मेंबर, हमारी पड़ोसन, और बचपन से इसलिए लगाव है। मैं कहानी सुनाता हूँ जी। उस पर इतना हमने प्यार था, तो जैसे अनाज रख दिया, एक टोकरी रख दिया और उसमें एक तीली के सहारे लटकाया, एक दूर जा करके रस्सी के सहारे गौरैया उसमें खींच लिया। अब इसमें जो फीमेल गौरैया है इस पर कलर चढ़ जाता था, तो साहब गुलाबी रंग से उसको रंगे और छोड़ दिया। अच्छा। अब हमारे बच्चों, हम बच्चे थे गांव में, तब उसको देखते थे, ये तो मेरी गौरैया है, उसको मैंने रंग दिया है। तो ये हमारा गौरैया से लगाव था। और सही बात है, गौरैया शुभ मानी जाती है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो हाउस स्पैरो कहा जाता है इसलिए ये हमारे घर में रहती है। जो घोंसला आप दिखा रहे हैं, देखें धान की बालियां हैं, आपने दिखाया, ये बालियां मेरे घर से आती हैं, हर साल आती हैं। अभी धान कट रहा है, ये बन गई हैं, और जो बालियों को आप लटका दिखा है इसको हम सिधरी कहते हैं। तो ये मैंने कहा कि बरसात के समय टांग दिया जाता था खासकर, तो हमारा बरामदा भी अच्छा लगता था और गौरैया इसको लटक के घूमती थी। तो इसलिए हाउस स्पैरो है, और इसलिए हाउस स्पैरो हमारे घर के आसपास आती है, कीट पतंगे खाती है, मच्छर के लार्वा खाती है, तो साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए। और एक चीज़ और है, फसलों में ठीक है थोड़ा बहुत धान खा लेगी फसल में, लेकिन ये जब फसलों पर हमारे फूल वाले जो फसलें हैं, हमारे पेड़ हैं, उस पर फुदकती है, तो उसमें क्या करती है सहायता? परागण में। उसके पराग एक जगह से दूसरी जगह फैलाती सब मक्खी है। जी। मधुमक्खी अगर ख़त्म हो जाए तो इंसान भूखों मर जाएगा। तो ये हमारे घर की शोभा है, ये हमें कीट पतंगों से बचाती है, पर्यावरण को कंट्रोल करती है। तो ये हमारी पड़ोसन, और इसीलिए हम हाउस स्पैरो कहते हैं। तो हाउस स्पैरो आज संख्या कम हुआ, कंक्रीट का जंगल। आनंद जी ये बताइए, चूंकि आपने बहुत करीब से देखा है, आप ने तमाम पक्षियों को, हम गौरैया की जो बात कर रहे हैं और सर जिस तरीके से विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बता रहे हैं और जो ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो हमें जानकारी है, पक्षी वैज्ञानिकों ने शायद 1990 में ये बता दिया था कि गौरैया के वजूद पर संकट है। तो करीब करीब 3.5 दशक हो जाने के बाद किस तरह के प्रयास इसको बचाने के लिए अब तक किए गए, और क्या आपको लगता है कि उनके इशारे करने के बाद भी आज भी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब उस स्थिति में नहीं हैं कि हम इसको लेकर के एक संवेदनशीलता अपना सकें और एक जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है गौरैया के संरक्षण को लेकर के वो अपना सकें? जी, गौरैया के संरक्षण के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, बट एक प्रयास अगर हम अपने मन से करें, दिल से करें, तो हम सफल हो सकते हैं। इधर पिछले कुछ सालों में
सरकार ने और एनजीओज़ ने काफ़ी इस पे सेव स्पैरो कैंपेन्स चलाए हैं कुछ शहरों में, जैसे पुणे, हैदराबाद, दिल्ली में, जिसके अंतर्गत लोगों द्वारा इनके घोंसले बांटे गए ताकि लोग इनको अपने घरों में लगा सकें। गौरैया के बचाव, जैसे आपने कहा आनंद जी ने, कि बहुत आसान है। हमें इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसके लिए 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है गौरैया डे। गौरैया डे का मतलब यही था कि गौरैया डे मना करके हम लोगों में प्रचार प्रसार करें कि हमारी जो घर की मेंबर है गौरैया, उसको हम बचाएं। अब एक तो जब ये होगा, लोगों का लगाव होगा, लोगों के ये कि चीन ने क्या भुगता है, गौरैया 1.5-2 करोड़ वहाँ पर काल कवलित हो गए। तो इसलिए अब क्या, चूंकि हमने पक्के मकान बना लिए, तो हमें जब पक्के मकान हम बनाते हैं, छत डालते हैं, तो जो सहतीर डालते हैं उसको निकालते हैं, जी। तो दीवार के बाहर वो छेद रहता है, आप उसको पूरा मत बंद ढकिए, बाकी ढक दिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उतना उसके लिए काफ़ी है। दूसरा, गौरैया के घोंसले। दिल्ली में एक है, मैं जानता हूँ, राकेश खत्री स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेज में जाते हैं, और बच्चों को ये जो क्वायर है और कुछ बांस की तीलियाँ, उससे घोंसला बनाना सिखाते हैं। तो आजकल बने बनाए घोंसले मिल रहे हैं। और ये जो घोंसला आप दिखा रहे हैं, ये मैंने प्लाई से बनाया था। अच्छा। 2012। ये मजबूत है प्लाई। और ये जब हम घोंसला बनाकर टांगते हैं, और जब ये सीजन, अभी इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है, जिसको हम पक्षियों का नेस्टिंग सीजन बोलते हैं, नेस्टिंग सीजन मेनली हमारे यहाँ शुरू होता है स्प्रिंग, बसंत। और इस समय आप देखेंगे जनवरी के लास्ट से इनके आएंगे गौरैया, देखेगी, इनका पैर बन जाएगा, और उसके बाद ये चेक करके घोंसला चुनेगी, और उसमें कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, वो तिनका खुद लाएगी, उसमें डालेगी, और तिनका डाल करके गौरैया, वो घोंसला तैयार हो गया। फिर उसमें वो अंडे देगी। आमतौर पर गौरैया पैदा हुई अंडे से, और साल के अंदर ही वो अंडे देने लायक हो जाती, विद इन ईयर। सर, एक सवाल उठता है, आप ये बताइए, जो कि आप काफ़ी विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं इस मसले पे, जिस तरीके से आपने बताया कि शहरीकरण ने इनके प्राकृतिक घोंसलों को छीन लिया है, अभी क्या ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि इनके प्राकृतिक घोंसले वापस आ सकें? आपने सही कहा। हमने जो आपने दिखाया इस पर, इस स्क्रीन पर, ये लखनऊ का मेरा घर है। जी। और इस लखनऊ के घर में चूंकि मैंने इनके साथ जीवन में बिताया है, तो मैंने देखा इसको कैसे बचाया जाए। तो ये घोंसला बनाइए। घोंसला एक क्वायर का बनाया आता है, बड़ा खूबसूरत सा आता है, इसको करिए। और एक चीज़ जबस, गर्मी में तो इसको दाना मिल जाएगा, घास के बीज पके होते हैं, खा लेगी, लेकिन पानी नहीं मिलता। तो इसलिए मैं कहता हूँ दर्शकों को, गर्मी वैसे हर समय रखिए, बट गर्मी के दिनों में पानी जरूर रखिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो गौरैया प्यास से मर जाएगी। तो हमने इसके लिए दाना पानी रखना चाहिए, हमें इसके लिए घोंसले बनाना चाहिए। और घोंसले कृपा करके घर से दूर पेड़ में मत टांग दीजिएगा, उड़ नहीं आएगी। तमाम लोग कहते हैं साहब घोंसला हमने सितंबर में टांग दिया, अगस्त में टांग दिया, गौरैया नहीं आ रही है। कोई भी पक्षी आती है ब्रीडिंग के लिए, जैसे कहते हैं नेस्टिंग, और नेस्टिंग बनाएगी, घोंसले बनाएगी, घोंसले में अंडा देगी, और जैसे इसके बच्चे चूजे निकल जाएंगे तो घोंसले में नहीं जाएगी ये। हमारे घर का मैंने ग्रीन बेल्ट को डेवलप किया है, पेड़ लगाए हैं, क्योंकि इसको दाना मिलता है, इससे घूम घाम करके वहीं रहेगी। लेकिन जब बच्चे तैयार हुए तो ये सोचिए कि वो रात में सोने के लिए घोंसले में जाएगी, ऐसा नहीं करती पक्षी, कोई पक्षी नहीं करता जी। और गौरैया उसी समय रात में जाती है अंदर जब इसके अंडे होते हैं, बच्चे छोटे हैं, उनको गर्मी देना हुआ, वार्मथ देना हुआ, तभी गौरैया। और ये जो घोंसला अभी आप लाल वाला दिखा रहे हैं, मेरे घर के ठीक सामने है। मैं मोबाइल हाथ में लेकर चलता हूँ, ये गौरैया झांक रही थी, उसका मेल बगल में बैठा था। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, और वीडियो बनाकर हमने डाल दिया, और उसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने लिखा, बहुत खूब, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आज मुझे प्रसन्नता है, जो 2012 में लखनऊ में गोमती नगर मैंने शुरुआत की, आज इतनी संख्या फैल गई। मैं सुबह वॉक करता हूँ तो देखता हूँ सड़कों के किनारे झाड़ियों में निकल करके सड़क के किनारे चुग रही होती हैं। वहाँ कोई दाना नहीं पड़ा है शायद,
घास के दाने उसको खाते देखता हूँ, जी, जी। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इसकी संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए हमें एजुकेट करना है, और जो हमने कंक्रीट का जंगल बना दिया है, तो कृपा करके जब घर बनाएं तो उसमें व्यवस्था कर दें। यह आपने वो नहीं किया, जैसे मैंने कहा जब छत डालते हैं तो लकड़ी का सहतीर डालते हैं छत टिकने के लिए, उसके बाद आप उसको निकाल लेते हैं तो दीवार में छेद रहता है, जी, जी। तो अंदर से बंद कर दो, लेकिन थोड़ा सा बाहर वाला छोड़ दो, गौरैया घोंसला बना लेगी। और बाकी ये कृत्रिम घोंसला जो हम बनाते हैं, ये तरीका है। और अब भी गांव में तमाम जगह हम जो पशुओं का घारी बनाते हैं, लकड़ी कंडा डालने के लिए अब भी हैं, खपरेल का बनाते, वो कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा घर, बिना घर के हमारे घर में ही गौरैया घर बना लेती है। बहुत अच्छा। आनंद जी, जिस तरीके से सर बता रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए पीएम का भी लगातार आह्वान रहा है कि हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से उसके वॉल्यूम को बढ़ाएं, और तमाम जो चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो या पक्षी है या तमाम इस तरह की चीज़ें हैं, उनको हम संरक्षण दें। तो बतौर पक्षी विशेषज्ञ आपको क्या लगता है कि बायोडाइवर्सिटी के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आप इसमें क्या और ज़रूरी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं? देखिए, जो इनका विनाश हुआ है, बेसिकली इनका ये हमेशा से हमारे इंसानों के ऊपर ही रही हैं हर चीज़ के लिए, चाहे इनका खाना हो, घर हो, छत हो, इनकी सुरक्षा हो। तो इसके लिए निजी तौर पे हर एक लोगों को प्रयास करना होगा। इनके जैसा इन्होंने बिजलाल जी ने कहा कि अपने घरों में छोटे छोटे घोंसले बनाएं, सबसे ज़रूरी काम तो यही है पहला। दूसरा, खाने के लिए कुछ सामान जो रखते हैं, अनाज और पानी, ये सिर्फ गर्मियों में ना रखें, क्योंकि इनको 12 महीनों खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप गर्मियों में तो रखें ही रखें, ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों में रखना, बट इसके अलावा भी बाकी महीनों में भी, क्योंकि इनके जो नेचुरल जो दाने थे, जिस तरह से इतना ज़्यादा बदलाव हो गया है, पैकेज्ड फूड हो गया है, फिर जैसे क्लीननेस ड्राइव है, उसके कारण भी क्या होता है, सड़कों पे इनको दाने नहीं मिलते हैं। हमारे बाज़ार पहले खुले में लगते थे गांव में, शहर में वो ख़त्म हो गया है, खुले में गेहूं चावल सब पैकेट में आते हैं। तो इनका खाना बिल्कुल ही, मतलब जो नेचुरल तरीके से मिलता था, वो शहरों में बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो हमें इनके खाने के लिए भी उचित प्रबंध, जैसे थोड़ा सा चावल या कोई भी अनाज इस तरह का हम छीट दें डेली और इनके लिए रखें। ठीक तो ये सब कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए आप चूंकि खुद बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते होंगे, तो आजकल लोगों ने एक ट्रेंड बदला है कि लोग जब स्वागत करते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर या मुख्य अतिथियों का, तो वो प्लांटर देते हैं, उनको प्लांट देते हैं। तो क्या इस तरह की शुरुआत हो सकती है कि वो एक गौरैया की तस्वीर या एक स्टैचू टाइप में या कुछ इस टाइप में भी वो एक गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर दे सकते हैं, जिससे कि एक उसकी याद होगी और एक संरक्षण का भाव बढ़ेगा? बिल्कुल आपने कहा, केवल चित्र नहीं, मैं तो ये कहूँगा जैसे हम प्लांटर देते हैं, प्लांट लगा कर देते हैं, वैसे क्यों ना हम गौरैया को घोंसला वितरित करें। गेस्ट को हम गौरैया घोंसला लखनऊ के घर में लगाया है, लगा लिया, तो हमने बनवाया। तो अगर हम गिफ्ट में गौरैया का घोंसला दें, वही घोंसला दें, और खाली गौरैया नहीं, जैसे मेरे घर में खाली गौरैया ही नहीं है, हमारे घर में मुनिया हैं, 2 किस्म की मुनिया हैं, व्हाइट थ्रोटेड और एक ब्राउन रंग की, 2 किस्म की मुनिया हैं, वो भी इन्हीं के साथ रहती हैं। हमारे यहाँ मैंने फाख्ता के लिए एक जैसे मिठाई का डब्बा हुआ आया, तो उसको मैं करके टांग देता हूँ, उसके लिए फ्लैट चाहिए, कोई फ्लैट पाएगी, कुछ तिनके रख देगी, उसके ऊपर अंडे दे देगी। तो हमारे यहाँ फाख्ता ब्रीडिंग करती है, हमारे यहाँ मुनिया करती है, हमारे यहाँ बुलबुल करती है। जी जी। और बुलबुल का मेन खाना है फ्रूट्स, तो मैंने हमारे यहाँ फ्रूट्स उसमें ग्रीन बेल्ट में लगा रहा है, और मैंने वहाँ लगाया है जमैकन चेरी, जो 12 महीना फ्रूट देता है। तो वो जमैकन चेरी में तो कोयल तो परमानेंट रहती है, उस पर धनेश आता है, खाता है, और तमाम छोटी चिड़िया जो आती हैं तो जमैकन चेरी खाती रहती हैं। तो इसलिए व्यवस्था जो मैंने कहा अनाज की, आपने आनंद जी ने बताया, हमारे पहले जो घर थे, अब तो आंगन गायब होते जा रहे हैं, परिवार बढ़ा नहीं। आंगन तो ज़रूरी था, क्योंकि वही आंगन हमारा गांव का चौपाल होता था, उसी आंगन में सुबह उसकी सफाई होती थी और उसी में अनाज सुखाया जाता था।
तो अपने आप ही चिड़िया को भर भर पे सर अनाज मिल देखने जाता में आया है कि भारत में खासकर चेन्नई और कर्नाटक में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्चों को घोंसला बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उसमें से एक संस्था है कुतगुल ट्रस्ट, जिन्होंने स्कूली बच्चों को करीब 10,000 से ज़्यादा घोंसले बनाने के लिए प्रेरित किया है। बिल्कुल, ये हमें यही चीज़ इसको फैलाना है। जैसे मैंने कहा, उसमें कभी आप उनको बुला लीजिए कि दिल्ली में है राकेश खत्री जी। जी जी। राकेश खत्री जी क्वायर मंगाते हैं, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, कुछ बांस की तीलियाँ स्कूल में जा करके बच्चों को वहीं घोंसला बनाना सिखाते हैं, और उन्होंने तो लाखों में कर दिया है। तो इस चैनल पर उनकी मैं तारीफ करता हूँ। तो हमें ये अवेयरनेस लाना होगा, पक्षी प्रेम लाना होगा, और ये कहना होगा ये हमारी गौरैया है। मैं तो अपने घर को कहता हूँ ये तो गौरैया का घर है, मैं तो किराएदार हूँ। बहुत बहुत तो मैं तो किराएदार हूँ। बहुत बहुत सर शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए और अपने अनुभव हमारे दर्शकों से साझा किया। तो हमें हमारे छोटे पंखों वाले मित्रों यानी गौरैया को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए, चाहे फिर वह ज़्यादा हरियाली लगाने की बात हो, या फिर कीटनाशकों के उपयोग को कम करने की बात हो, या सुरक्षित घोंसला बनाने जैसे छोटे छोटे प्रयास हों। हर छोटे छोटे कदम मायने रखते हैं। विश्व गौरैया दिवस के माध्यम से हम इन छोटे पक्षियों को हमारे जीवन में वापस ला सकते हैं और प्रकृति और मानवता के बीच सामंजस्य को बनाए रख सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।